एससी मेरा नाम वंदना सिंह है। इसमें जो है हम क्विक रिवीजन जो है यूपीपीएससी प्री 2021 के लिए करेंगे। तो बेसिकली ये कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज है एंड करंट अफेयर है। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है बेसिकली इस नंबर पे जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी डिटेल है, आप इसको देख सकते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम में कोर्स है। ये बेसिकली 3 कोर्स हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। इससे रिलेटेड जितना शेड्यूल है और डिटेल्स हैं और फी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए थे। आप नीचे जो पीडीएफ है वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं। इसमें हम जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली जो आपकी 8 इंडस्ट्रीज़ हैं वो कंप्राइज हैं 40.27 ऑफ वेट। तो ये कितना कंप्राइज है? 42% ऑफ द वेट इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी। तो आईआईपी जो है जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का जो इंडेक्स है वो पब्लिश करता है मंथली। और ये कौन पब्लिश करता है? सीएसओ। सीएसओ जो है मंथली इसको पब्लिश करता है। और ये टोटल इसका 40.27% जो वेट है। और हम इसमें जो 8 आपके आइटम्स हैं उनका वेट देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आपका जो वेट होता है तो वो रिफाइनरी प्रोडक्ट का जो है सबसे ज़्यादा वेट है। तो इसकी ना एक शुरू के 4 को याद करने की एक ट्रिक है, वो है REST। तो R4 हो गया रिफाइनरी, फिर REST। तो R फॉर रिफाइनरी हो गया, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी हो गया एंड ST फॉर हो गया स्टीम। तो आपका जो टॉप अगर पूछा जाए तो आप इसको याद रखने का, टॉप 3 का जो हो गया रिफाइनरी और इलेक्ट्रिसिटी और जो हो गया आपका स्टील। तो इसमें जो है रिफाइनरी का जो है वो सबसे ज़्यादा है 28.036। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वो सेकंड नंबर पे है 19.85। फिर उसके बाद आपका स्टील हो गया, फिर स्टील के बाद आपका कोल है 10.33, फिर क्रूड ऑयल है 8.99, फिर नेचुरल गैस है 6.8 एंड फिर उसके बाद सीमेंट है। और सबसे कम जो है वो फर्टिलाइज़र का है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, जो सबसे कम है वो फर्टिलाइज़र का है, जो सबसे ज़्यादा है वो रिफाइनरी का है, रिफाइनरी प्रोडक्ट का, और सबसे कम मिनिमम जो है वो फर्टिलाइज़र का है। मिनिमम जो है वो फर्टिलाइज़र का है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 8 कोर इंडस्ट्रीज, इसमें ये भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 8 कोर इंडस्ट्री, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। और दूसरा ये आ सकता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज कितना है, या फिर इसका वेटेज जो है सीरीज़ में लगाइए, असेंडिंग में लगाइए, डिसेंडिंग में आइए। तो ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में आ सकती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो ओवरऑल इंडेक्स जो है आपका 100 हो गया। नेक्स्ट है आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बेसिकली क्या क्या होता है कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो है उसके कंप्राइजेज होता है। तो ये जो अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अगर सरप्लस हो जाए तो ये जितना बैलेंस है वो आपका फॉरेक्स में ऐड हो जाता है। तो बीओपी जब आपका सरप्लस हो जाता है तो ये बैलेंस जो है फॉरेक्स में ऐड हो जाता है। तो फॉरेक्स जो है आपका किन किन चीज़ों से कंप्राइजेज होता है? तो बेसिकली आपका जो फॉरेक्स है वो 4 चीज़ों से कंप्राइजेज होता है। पहला फॉरेन करेंसी एसेट, पहला तो फॉरेन करेंसी एसेट हो गया। फिर दूसरा हो गया गोल्ड स्टॉक ऑफ आरबीआई, तो गोल्ड स्टॉक हो गया आरबीआई का। तीसरा हो गया एसडीआर मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स। फिर चौथा हो गया रिजर्व ट्रांचे इन आईएमएफ। तो ये 4 चीज़ें हैं, इससे आपका फॉरेक्स बनता है। तो आप इन चारों चीज़ों को याद करिएगा, फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड स्टॉक, एसडीआर और रिवर्स ट्रांचे। तो फॉरेन करेंसी एसेट जो है, जो करेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज हेल्ड इन फॉरेक्स जो होती हैं वो फॉरेन करेंसी होती हैं। तो बेसिकली जो आरबीआई के पास जो करेंसी डिपॉजिट है विद फॉरेन सेंट्रल बैंक, दिस इज कंसिस्ट ऑफ द फॉरेन करेंसी एसेट। और जो इंडिया का जो सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, इट कंप्राइज मतलब इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व इतना ज़्यादा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉरेन करेंसी एसेट। मतलब फॉरेक्स में जो सबसे ज़्यादा जो मेजर पार्ट जो
इंडिया का है वो है फॉरेन करेंसी एसेट। तो एफसीए जो है फॉरेन करेंसी एसेट, इट्स अ मेजर पार्ट। फिर गोल्ड स्टॉक हो गया, इसकी वैल्यू होती है यूएस डॉलर या रुपीज़ में। फिर एसडीआर हो गया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, बेसिकली इट्स अ पेपर गोल्ड। तो एसडीआर क्या है, इट्स अ बास्केट ऑफ द 4 करेंसी, जो यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड, येन, चाइनीज रेमनेबी और आरएमडी जिसको बोलते हैं। तो इट्स अ बास्केट ऑफ द 5 करेंसी। तो 5 करेंसी की बास्केट को जो है हम एसडीआर कहते हैं। तो ये बेसिकली ये एक रिजर्व है, एक पेपर गोल्ड है, जो क्रिएट किया गया है बाय आरबीआई, कि अगर किसी भी कंट्री को कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटिंग टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर प्रॉब्लम होती है तो कंट्री जो है आईएमएफ जो है वो इससे हेल्प करेगा। जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं इन प्रपोर्शन ऑफ देयर आईएमएफ कोटा। तो हर कंट्री का एक आईएमएफ कोटा होता है, उस प्रपोर्शन में मेंबर कंट्रीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। रिवर्स ट्रांचे इन आईएमएफ है इंडियाज कोटा टू आईएमएफ, और बेसिकली ये रिवर्स ट्रांच। तो आपको जो है ये चारों चीज़ें जो है याद रखनी है कि फॉरेक्स किससे ज़्यादा बना होता है। इंडिया का जो फॉरेक्स है उसमें सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, तो फॉरेन करेंसी एसेट का है। तो ये चारों याद रखेंगे और ये याद रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे कि एसडीआर जो है उसको पेपर गोल्ड बोला जाता है, और इसके अंदर जो बास्केट है उसके अंदर कौन कौन सी करेंसीज हैं। तो यूएस डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, येन है और चाइनीज है। तो ये सारी चीजें आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है वो होता है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि इट्स अ बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट बिटवीन 2 सक्सेसिव जॉब। तो बेसिकली आप यहाँ कहीं जॉब कर रहे हैं और फिर आप दूसरी जॉब करने लगे, तो इस बीच में जो आप जो अनएम्प्लॉयड रहे हैं वो आपका फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट होता है। तो मतलब अ पर्सन लीव वन जॉब एंड जॉइन्स द अदर, तो दिस इज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा है आपका स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है या जैसे उसमें चेंज इन टेक्नोलॉजी आता है या रैपिड ग्रोथ होता है, उसको जो है स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो आपने जैसे आप किसी बैंक में गए होंगे तो आपने देखा होगा जो 50 प्लस या 55 प्लस जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो दे आर नॉट दैट मच मतलब यूज टू कंप्यूटर्स और वो तो इस वजह से क्या होता है, एक स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट मतलब यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द बैंक। तो अब तो काफ़ी फिर भी यूज़ करने लगे हैं, लेकिन जब शुरू में जब बैंक्स में कंप्यूटर आए थे तब तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट जो अकर होता है ड्यूरिंग द स्लो डाउन और रिसेशन। तो रिसेशन और स्लो डाउन के टाइम में जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट है, उसका कॉज क्या है, उसका कॉज ये है कि जब आपका एग्रीगेट डिमांड है, मतलब जब आपकी इकोनॉमी में जो डिमांड है वो फॉल हो जाती है, उसकी वजह से जो है साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट होता है सरप्लस एम्प्लॉय। तो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जैसे ये आपकी एग्रीकल्चर फील्ड है, ये आपकी एग्रीकल्चर फील्ड है और आपके घर में जो है 5 लोग हैं, और ये एग्रीकल्चर फील्ड इतनी छोटी है, इस पे अगर 2 लोग भी काम करेंगे तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेकिन आप पूरी जो है आप अपनी फैमिली इस पे लगाए बैठे हो, तो इस 2 की जगह जो है 5 लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो दिस इज अ डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, मतलब जितनी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, इट्स अ सरप्लस एम्प्लॉय, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए सरप्लस एम्प्लॉय जो है यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें मतलब एग्रीकल्चर लैंड पे ज़्यादा लेबर यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें जो इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो मतलब अगर डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट में जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़ीरो होती है। नेक्स्ट है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट में होता है कि जो सीजन की वजह से, सीजनल नेचर ऑफ वर्क की वजह से जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट आता है, जैसे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर जो है बेसिकली जो हमारी इंडिया है उसमें अब इट्स बेसिकली डिपेंड अपॉन द सीजन। तो सीजनल नेचर ऑफ वर्क की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन पावर। तो मतलब अगर आप कोई इंसान है वो किसी चीज़ के लिए एफिशिएंट है काम करने के लिए, लेकिन उसकी जो मैन पावर को जो है अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है, दिस इज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है
इट्स अ मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो इसमें अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो इट इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब दिस इज द अनएम्प्लॉयमेंट विच इज अवेलेबल इन एवरी इकोनॉमी, मतलब कोई भी इकोनॉमी हो, डेवलप्ड हो अनडेवलप्ड हो कैसी भी हो, तो दिस इज द अनएम्प्लॉयमेंट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो इट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन द इकोनॉमी। तो ये सारे आपने पढ़ लिए, फ्रिक्शनल क्या होता है, स्ट्रक्चर, साइक्लिकल और डिस्गाइज। तो मुझे लगता है अब इनमें किसी भी डेफिनेशन में अगर कोई आए तो मुझे लगता है अब आपको कोई भी जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हमने बहुत ईजिली समझ लिया है। नेक्स्ट है आपका मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है हम कैसे मेजर करते हैं, तो बेसिकली जो एनएसएसओ था, तो अब एनएसएसओ जो है एनएसओ हो गया है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, जो आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया मेजर करता है, एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया मेजर करता है। तो आपके जो मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो 3 तरीके के हैं। पहला यूजुअल स्टेटस अप्रोच, दूसरा वीकली स्टेटस अप्रोच, एंड तीसरा डेली स्टेटस अप्रोच। तो आपका जो है यूजुअल स्टेटस अप्रोच जो मेजरमेंट है वो क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि जो भी कोई पर्सन है वो अनएम्प्लॉयड है, नो गेनफुल वर्क फॉर अ मेजर टाइम ड्यूरिंग 365 डेज। तो मतलब कोई भी इंसान जो है वो अनएम्प्लॉयड है उस जो उसका टाइम पीरियड है, इसमें जो रेफरेंस पीरियड देखा जाता है वो 365 डेज देखा जाता है। तो यूजुअल स्टेटस अप्रोच में जो रेफरेंस पीरियड देखा जाता है वो आपका 365 डेज देखा जाता है। वीकली स्टेटस में क्या है कि ओनली दोज पर्सन एज एन एम्प्लॉयड हु डिड नॉट हैव गेनफुल वर्क इवन फॉर 1 आवर ऑन अ डे ऑफ अ वीक, मतलब सिर्फ 1 घंटा ऑन एनी डे ऑफ द वीक भी अगर उन्होंने काम नहीं किया है, नो गेनफुल वर्क, तो उनको जो है वीकली स्टेटस अप्रोच मतलब ये मेजर होता है। तो इसका वीकली स्टेटस अप्रोच का जो रेफरेंस पीरियड है वो होता है 1 वीक या 7 डेज। डेली स्टेटस अप्रोच में क्या होता है कि नो गेनफुल वर्क इवन फॉर 1 आवर इन अ डे, मतलब 1 घंटे भी जो है गेनफुल वर्क नहीं किया है, और इसका जो रेफरेंस पीरियड होगा वो क्या होगा, इसका रेफरेंस पीरियड होगा 1 डे। तो यूजुअल स्टेटस अप्रोच का रेफरेंस पीरियड होगा 365, वीकली स्टेटस अप्रोच का रेफरेंस पीरियड होगा 7 डेज और वीक, और डेली स्टेटस का होगा 1 डे। तो ये आपके जो है ये 3 तरह के जो है मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर हम देख लेते हैं क्रॉप सीजन। तो क्रॉप सीजन हमारे कौन कौन से होते हैं, तो पहला है हमारा खरीफ क्रॉप सीजन। जो खरीफ क्रॉप होता है इसमें क्या होता है कि आपका जो सोइंग है वो जून के टाइम में होती है ऑन अराइवल ऑफ रेन, और जो हार्वेस्ट है वो आपका अक्टूबर नवंबर में होता है। तो बिगनिंग ऑफ नवंबर या अक्टूबर लास्ट में आपका जो है हार्वेस्टिंग इसमें हो जाती है। तो इसमें जो मेजर क्रॉप हैं वो हैं आपके राइस, मेजर ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, पल्स। तो कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम में जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राबी क्रॉप, और इसका जो है सोइंग और हार्वेस्टिंग भी पूछ लिया जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा। देन है राबी का जो है आपका जो सोइंग होती है अक्टूबर एंड या बिगनिंग ऑफ नवंबर में। तो यहाँ जब इसकी हार्वेस्ट होती है तो राबी की जो है सोइंग होती है, और इसकी जो राबी की हार्वेस्ट होती है अप्रैल जून। और इसमें जो है इसमें जो आपके मेजर क्रॉप हैं वो है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, ऑयल सीड, टबैको। तो आपका जो है राबी को याद करने का एक मेथड है BMW G सीरीज। तो BMW G, तो बी फॉर बार्ले, मस्टर्ड, वीट एंड ग्राम। तो ये जो है आप यहाँ ध्यान रखना, दोबारा लिख देती हूँ BMW G। तो ये है, आप इसको ध्यान रखना।
फिर आपके आते हैं तीसरा सीज़न होता है ज़ैद। तो ये बेसिकली एक समर सीज़न क्रॉप है। इसमें जो है बिगिनिंग ऑफ द सीज़न इन फरवरी और मार्च, और जो इसकी सोइंग जो हार्वेस्ट होता है वो अप्रैल और मई में होता है। तो आपको जितने भी आपके मेलन्स हो गए, वाटरमेलन्स हो गए, वो खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, वो सब आप वो खाते हो ना, गर्मियों में खाते हो। अब तो वैसे सब जगह हर मौसम में मिलता है, लेकिन वो स्टोर्ड होता है, कोल्ड स्टोर्ड होता है। लेकिन जो आपको रियलिटी में जो है वो आपका अप्रैल और मई में, जो मई और जून की जो गर्मियाँ होती हैं उसमें आप जो खाते हो, तो दीज़ आर द मतलब जितने भी आपके पानी वाले जो फल होते हैं, जैसे कुकुम्बर हो गया, मतलब खीरा हो गया, मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, तो ये सारे आपके जो ज़ैद है वो क्रॉप्स होते हैं। तो हमने ये क्रॉप्स भी पढ़ लिए। अब हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ना कुछ एमएसपी अनाउंस की हैं राबी क्रॉप के लिए और खरीफ क्रॉप के लिए। तो हम इसमें जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो जो आपका राबी क्रॉप के लिए एमएसपी अनाउंस हुई है 2021 और 2022 के लिए, इसमें व्हीट है उसकी 1975 है, तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हीट की 1975 है, बारले की 1600 है, ग्राम की 1500 है। तो व्हीट का जो इंक्रीज़ आया है पिछली बार से वो कितना आया है 50 का। 50 का इंक्रीज़ आया है। लास्ट ईयर जो 1925 था अब 1975 हो गया है, तो ये 50 का इंक्रीज़ आया है। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ इस बार एमएसपी में किसमें हुआ है 2021 की जो उसमें वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है आपका लेंटिल में, मसूर में जो है सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है वो 300 का हुआ है। तो लेंटिल में जो है वो सबसे ज़्यादा, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे व्हीट जो है 1925 था, 1975 हो गया, 50 का इंक्रीज़ हुआ है, और लेंटिल में जो है वो आपका 300 का इंक्रीज़ हुआ है। और रेप एंड मस्टर्ड सीड्स का 46, रेप सीड्स एंड मस्टर्ड सीड्स का जो है 4650 हुआ है, और सेफ्लार का 5327। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि व्हीट का कितना है। एक बार बार्ले का भी देख सकते हैं आप 1600 है, और सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखेंगे आप वो मैसूर का, वो मसूर का है, मसूर लेंटिल का है, मसूर का है। और ये ये हो गया राबी का आपका एमएसपी। नेक्स्ट है आपका जो खरीफ का है उसका एमएसपी 2021-22 सीजन के लिए। तो आपका जो पैडी है, पैडी जो मतलब इसमें पैडी का जो है कॉमन और ग्रेड ए दोनों पैडी का निकलता है। तो पैडी जो है वो पैडी का जो है वो आपका राइस का वो 1940 है। तो कॉमन जो पैडी है 1940 है, ग्रेड ए का 1960 है। और ज्वार हो गया और ये हो गया, ये तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाजरा, रागी, मेज़, मूंग, ग्राउंडनट भी आप देख सकते हैं। और इसमें इतना ज़्यादा, सब में ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली आपको जो पैडी है कॉमन और ग्रेड ए वो देखिए 940 और 1960। तो 1940 जो है वो पैडी का एमएसपी है। हाँ, कॉटन का देख सकते हैं आप, मीडियम जो स्टेपल है उसका 1576 है, और लॉन्ग का जो है 6025 है। तो आप इसका भी देख सकते हैं 1526, 6025, और ये हो गया पैडी का 1940 हो गया। और फिर उसके बाद वीट का हो गया 1975, 50 का इंक्रीज है। और लेंटिन जो मसूर का है उसमें 300 का है। तो ये सब देखिए खरीफ और राबी, इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए तो आपको यहीं हो जाएगा सब कुछ कि जो जून है और फिर नवंबर है और ये। अच्छा, चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।